दोस्तों, कहते हैं हर एक अंधेरे का एक बादशाह होता है और हर बादशाह के ताज पर खून के निशान। दिल्ली और हरियाणा की गलियों में उठा यही नाम, जिसने जुर्म की दुनिया में ऐसा खौफ बिठाया कि पुलिस भी उसके नाम से डरने लगी थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि जुर्म की किताब का एक ऐसा अध्याय था जिसने लाशें और सूदखोरी थी। एक ऐसा अंधेरे का साम्राज्य जो खौफ और खामोशी से भरा हुआ था। कहते हैं बचपन में वो आम लड़का था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे राक्षस बना दिया। स्कूल की पढ़ाई से लेके जल्दी वो गैंगवार की दुनिया में उतर गया और बन गया एक सो कॉल्ड वेल नोन क्रिमिनल, जहां गोलियों से उसने फैसले करने शुरू कर दिए और वफादारी कीमत जान से चुकाई जाने लगी। दिल्ली और हरियाणा की गलियों में जब भी एक नाम लिया जाता था तो लोग डर से कांप उठते थे, और वो नाम था काला जेठेड़ी। एक ऐसा नाम जिसने 100 से ज़्यादा अपराधियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। 25 से ज़्यादा इसने हत्याएं करी और पुलिस तक को इसने मात दे दी, उसकी कस्टडी से भाग निकला। लेकिन ये कहानी सिर्फ अपराध के बारे में नहीं बताती, ये कहानी उस इंसान की पहलवानी और फौज के सपने की कहानी भी है जो अधूरा रह गया, और कैसे एक होनहार पहलवान क्राइम की दुनिया में मुड़ गया। ये कहानी उसी के बारे में है, लेकिन अंत में वो गैंगस्टर बन के तिहाड़ की जेल में पहुंच गया। तो आज हम उसी कहानी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। काला जेठेड़ी के बारे में बात करेंगे, जिसका असली नाम संदीप था। जेठेड़ी का उससे संबंध रखता था, तो इसलिए उसको काला जेठेड़ी कहा जाने लगा। तो आज उसी की स्टोरी के बारे में बताएंगे, किस तरह से एक युवा जो है जो पहलवानी के सपने देखता था और बहुत अच्छा खेलों में काम करता था, लेकिन कुछ गलत संगत या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि वो क्राइम की तरफ चला गया। तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें पता चलेगा कि संदीप एक युवा लड़का किस तरह से क्राइम की तरफ जाता है और उसका क्या अंत होता है लास्ट में। मतलब उसको कहाँ क्राइम कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ उसका लास्ट और एंडिंग उसकी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहानी शुरू होती है काला चिट्ठी का जन्म से होती है। काला चिट्ठी का जन्म जो होता है सोनीपत के राई एक जगह है, वहाँ पे जिठेड़ी गाँव है, वहाँ पर होती है। तो असली नाम इनका संदीप था। तो सब लोग उसे गांव में काला काला बोलते थे, तो सब ने काला बोलना शुरू कर दिया। तो जठेड़ी रहता, बाद में इसे काला जठेड़ी कहा जाने लगा। घर में खेती बाड़ी का काम था, पैसे की तंगी रहती है। आपको पता है कि किसान हैं जो नॉर्मली इतने संपन्न नहीं है इंडिया में। तो संदीप ने 12वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद केबल ऑपरेटर का काम करने लगा। उसका सपना था पहलवान बनना या सेना में भर्ती होना, लेकिन किस्मत और संगत उसे कहीं और ले गई। सबसे बड़ी गलती समझ लीजिए, उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए। 2009 में उसने एक हत्या कर दी। 2009 की ये हत्या करने के बाद काला चिट्ठी का नाम गांव गांव में चप्पे चप्पे में फैल गया इंडिया के, और सब जगह यही बात होने लगी आखिर कौन है ये लड़का जिसने इतना बड़ा ये हत्या करी है। नॉर्मली होता है कि गांव में कि अगर कोई इस तरह का हत्याकांड हो जाता है तो सेंसेशन फैल जाती है, और एक वैसा ही हुआ कि युवा लड़के ने हत्या करी थी, तो चारों तरफ ये बात फैल गई कि ये कौन है जिसने हत्या करी है, इसके बारे में जाना जाए। इसी चीज़ ने जो जो आसपास के लोग उसको चढ़ा रहे थे और आसपास के लोग बातें कर रहे थे कि काले ने तो ये कर दिया, काले ने तो वो कर दिया। नॉर्मली गांव में ऐसे ही होता है। तो इसी ने उसको गलत राह पे धकेल दिया। उसको लगा कि मैं एक हीरो की तरफ समझने लगा अपने आप को। उसके बाद तो उसने जो क्राइम का रास्ता पकड़ा वो रुका ही नहीं। रंगदारी शुरू कर दी, वसूली शुरू कर दी। उसके बाद फिर अवैध हथियारों की बिक्री में लग गया वो। धीरे धीरे उसके खिलाफ 100, 200, 300, 400 ऐसे करके उसके लोग उसके संपर्क में आते गए, और एक बड़ा गैंग और नेटवर्क बनाता गया वो। और शुरुआत एक हत्या से हुई, उसके ऊपर ऐसे करके 30 मुकदमे लग गए। 30 मुकदमे समझ रहे हैं आप? एक नॉर्मल इंसान के ऊपर 30 मुकदमे लग जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में निकलेगी। 30 मुकदमों में 13 मुकदमे सिर्फ हत्या के थे। फिर उसकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया। एक काला एक बात जरूर बताऊंगा इसमें। काला चिट्ठी की एक खासियत थी, वो मतलब एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक वे में चलता था। उसने क्या कर रखा था कि जैसे ही किसी गैंग के संपर्क में आता था वो उससे जुड़ जाता था। उसके कहा जाता है कि नीरज बुवाने गैंग से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, जो भी गैंग इंडिया में ऑलमोस्ट थे
सब से उसके अच्छे संबंध थे। ऐसा नहीं था कि एक गैंग से जुड़ा तो दूसरे से बिगड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। तो यहीं पे क्या होता है, उसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आ जाता है। अब लॉरेंस को एक ऐसा आदमी चाहिए था, वो ग्रूम कर रहा था, तो उसको ऐसा आदमी चाहिए था ट्रस्टेबल, जो उसके कहने पे कुछ भी कर दे। तो यही पे जब काला चिट्ठी के बारे में जानता है तो उससे मुलाकात होती है। तो अब उसके पास एक ऐसा नाम आ चुका था जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और वहीं काला को एक बड़ा एक नाम उसके साथ जुड़ गया था जो उसे ताकत, हथियार, सब चीज़ दे रहा था। अब इसके बाद बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में खून की होली खेलनी शुरू कर दी। 11 महीने में ही उसकी गैंग ने 25 से ज़्यादा हत्याएं कर दी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जो मामला हुआ वो आज भी याद दिलाता है कि किस तरह से अपने गैंग के साथी कुलदीप उर्फ फज्जा को छुड़ाने के लिए उसने वहाँ पे सरेआम हॉस्पिटल के अंदर ही गोलियाँ चला दी थी। ये बड़ी बात थी कि हॉस्पिटल में नॉर्मली गोली वगैरह नहीं चलती, बदमाश भी नहीं चलाते। तो ये बात भी बड़ी मीडिया में उठी थी उस टाइम। साल 2020 में वो पुलिस हिरासत से ही फरार हो गया। जब उसे गुड़गांव में ले जाया जा रहा था, सोना के आसपास उसके गैंग से मेंबर ने इतनी फायरिंग करी, बताया जाता है कि पुलिस भी उसे छोड़ने मजबूर हो गई। इतनी ज़्यादा गैंग मेंबर्स ने फायरिंग शुरू कर दी वहाँ पे रास्ते में रोक के कि पुलिस वालों को वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। फिर फरीदाबाद की कस्टडी से उसने ब्रेक लिया। जो ये सब इसलिए हुआ तो ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उसका गैंग जो था बड़ा ही खतरनाक था, वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता था, उसकी खासियत थी। जो भी उसको लगता है कि दुश्मन उसके लिए पैदा हो रहा है उनको वो ख़त्म कर देता था। एक बार क्या हुआ कि एक वाक़या ये था कि एक सिविल डिफेंस स्टाफर ने उनके खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी, और जो सामने वाला गैंग था उसको दे दी। तो सिर्फ इसी बात पे उसे जान से मार दिया गया कि भाई इसने इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन, ऐसी नहीं कि भाई कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ डर पैदा करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई ताकि दोबारा से ऐसा कोई काम ना करे। अब इसके बाद एक हाई प्रोफाइल केस हुआ बड़ा। इसने काला स्टडी को बड़ा स्टार बना दिया, और स्टार क्या कहेंगे, एक युवाओं की नज़र में एक बन गया कि एक गलत आदमी को वो करने फॉलो करने लगे। क्या हुआ कि एक हाई प्रोफाइल केस हुआ जो आपने सुना होगा, सुशील कुमार का केस हुआ था 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुआ था। उसमें ओलंपिक पदक विजेता थे सुशील कुमार। जब वहाँ मारपीट हुई तो एक युवा पहलवान की मौत हो गई थी, सागर राणा की। इसी दौरान एक और लड़का भी था जो उसमें पहलवान था साथ में, वो उसे काला चिट्ठी अपना मुंह बोला बेटा समझता था, उसको भी बुरी तरह मारपीट करी गई थी। तो इस जो हत्याकांड में सुशील कुमार का नाम आया था और काफ़ी साल जेल में भी रहे। तो इसमें भी काला चिट्ठी का नाम जुड़ा, लेकिन पुलिस जांच में काला चिट्ठी का नाम जैसे सामने आया तो जांच में दोनों से संपर्क किया गया। सुशील अपने विवाद और डराने धमकाने के कारण काला चिट्ठी का सहारा लेने लगा था, क्योंकि वही सुशील कुमार भी काला चिट्ठी का नाम लेके ही इधर उधर खौफ फैला रहा था। इसने जब सबको पता चला कि इतना हाई प्रोफाइल केस है और इसमें भी काला चिट्ठी का हाथ है, तो पूरे नेशनल लेवल पे ये बात उछल गई और लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि काला चिट्ठी आखिर है कौन। तो अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गया वो। अब इससे क्या हुआ कि खेल और जो अपराध है दोनों आपस में जुड़ गए, क्योंकि खेल जो थे सुशील कुमार जुड़ा था और अपराध से ये जुड़े हुए थे, और मीडिया ने इसने बुरी तरह बदनाम कर दिया इन दोनों को। उसके बाद 2021 में स्पेशल सेल ने काला चिट्ठी को यूपी के सहारनपुर में गिरफ्तार कर लिया। नॉर्मली होता है कि इतना बड़ा बदमाश हो लास्ट में या तो पुलिस की गोली से मार जाता है या फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद काला चिट्ठी को जेल में बंद कर देगा, लेकिन यहाँ से भी इसका नेटवर्किंग रुकी नहीं। इसने यहाँ से भी गैंग ऑपरेट कर रहा है, अभी बता रहे हैं कि अभी भी इसके काम चल रहे हैं सब तरह के। साल 2024 में इनकी माता जी का डेथ हो गई और कोर्ट ने 6 घंटे की पैरोल दी ताकि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सकें। पुलिस सुरक्षा में इन्होंने अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया। तो ये बड़ा दुखद पहलू है कि हमें गैंगस्टर की लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब इस तरह की घटना उनकी फैमिली में हो जाती है तब पता चलता है कि गैंगस्टर को किस तरह की चीज़ें फेस ऑफ करनी पड़ती हैं। अभी लगता है कि बहुत चारों तरफ उनकी तरफ ग्लैमर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली पूरी तरह टूट जाती है उनकी। इसके बाद काला चिट्ठी समझा, और उसके बाद एक और इसमें एंगल था।
इनका प्रेम प्रसंग एक लेडी डॉन के साथ चल पड़ता है। लेडी डॉन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुराधा चौधरी थी वो, और वो भी काफ़ी फेमस हुई थी जब इनकी शादी की बात चली थी, तो पता चला कि इनके ऊपर भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं। और 2025 में पहले इनकी शादी हुई, और 2025 में फाइनली जो है जेल से ही इन्होंने कहा, एक एप्लीकेशन लगाई गई कोर्ट में कि भाई हमारी शादी हुई है, उसके बाद हमें बच्चे पैदा करने हैं, और उसके लिए हमें एक इन्हें बेल दी जाए। या सरकार को लगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो शायद हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कि एक गलत मैसेज जाएगा, तो उन्हें जेल से ही IVF ट्रीटमेंट कराने की एक सरकार ने और कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी। उसके बाद अभी ये सब प्रोसेस में चल रहा है, IVF की प्रोसीजर वगैरह। इन सब घटनाओं से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपराध की दुनिया देखने से इंसानी रिश्ते जो हैं सारे तार तार हो जाते हैं। इंसान को लगता है कि मैं क्राइम में जुड़ा हूँ, लेकिन वो सब कुछ बिगाड़ देता है। अब काला चिस्टड़ी की ज़िंदगी की बात करें, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी थी, बुराई भी थी। अच्छाइयाँ एक तो बहुत ख़ास थी कि उसका अपनी माता से बहुत लगाव था, माँ के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और दूसरा ये है कि शादी और परिवार की चाहत उसके अंदर बहुत बढ़िया है। मतलब क्रिमिनल होने के बाद भी उसके अंदर है कि मैं अपना घर बसाऊं और अपने बच्चे पैदा करूं और एक अच्छी फैमिली उसके साथ रहूं। शायद हो सकता है गलत लाइन पे चलने के बाद भी उसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने की फीलिंग आज भी है। और संतान की इच्छा जो है वो तो सबके अंदर होती है, वो इच्छा इनके अंदर भी है। ऐसा नहीं कि मेरे आगे पीछे कोई ना हो, मेरे कोई जानने वाला ना हो, वो इच्छा इनके अंदर है। लेकिन इसके साथ साथ बुराइयाँ भी बहुत सारी हो गई थी इसके अंदर। इसने 100 से ज़्यादा अपराधियों के ये आदमी कॉन्टैक्ट में आया। तो सोचिए 30 से ज़्यादा इसने केस कर दिए और 13 हत्याएँ कर दी। मतलब 13 परिवार तो काला चिस्टड़ी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। अब ये आदमी पुलिस और कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। सुशील कुमार जैसे हाई प्रोफाइल से केस से जुड़ के इसका नाम बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और अंत में क्या हुआ कि कोर्ट ने भी इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? ये सारी कहानी हमने सुनी तो इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है कि हमारे युवाओं को इससे क्या सीखने को मिलता है? एक तो ये है कि गलत रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो लास्ट में उसके दो ही एंड होते हैं। या तो पुलिस की गोली मिलेगी आपको क्रिमिनल को, और नहीं तो फिर जेल में ही वो उसकी डेथ हो जाएगी। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका थोड़े टाइम का डर और ताकत होती है, उसके बाद ज़िंदगी भर का चैन छिन जाता है। पूरी फैमिली तहस नहस हो जाती है। हमारे लिए वो हीरो हो जाता है, लेकिन आसपास की फैमिली सब पूरी बर्बाद हो जाती है। आज भी काला चिस्टड़ी सलाखों के पीछे है, उसका नाम और डर खाले ही समाज में आज भी है, लेकिन वो इज्जत और आज़ादी नहीं है उनके पास। तो याद रखना दोस्तों कि अपराध की दुनिया से कभी इज्जत नहीं मिलती। सम्मान, और अगर आपको इज्जत से रहना है तो आपको मेहनत और सच्चाई से काम करना पड़ेगा। लोग डर से सिर्फ झुकते हैं, इज्जत से जो इज्जत आपको करेंगे वो आपके काम पे और आपके मेहनत पे करेंगे। और हमेशा गलत संगत से दूर रहने का भी हमें एक मैसेज मिलता है। तो दोस्तों ये थी काला चिस्टड़ी की कहानी, जो ये एक छोटे से मैंने बताया कि किस तरह से एक नॉर्मल परिवार का लड़का एक क्राइम में एंटर कर जाता है। तो हमारा इस कहानी को बताने का सिर्फ पर्पज़ आपको बताना था कि समाज में किस तरह से बुराइयां फैल रही हैं, और आपको गाइड करना था कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। हमारा कहीं भी अपराध को ग्लैमराइज करने का या कुछ और चीज़ों को बढ़ावा देने का नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप इस स्टोरी से कुछ सीखेंगे हमारे युवा, और इस तरह के क्राइम से दूर रहेंगे। तो फिर से आपको लगता है कि एक और नए इसी तरह के किसी गैंगस्टर पर या किसी और व्यक्ति की लाइफ पे अगर स्टोरी बनाएं हम, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। आपकी कमेंट सेक्शन की राय पे और आपके जो व्यूज़ होंगे वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम फिर से एक नई स्टोरी में आएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत गौरव के लिए धन्यवाद।